अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से पहले आपके पास में जे थॉमसन का जो मॉडल है वो आया था, और थॉमसन से भी पहले वैसे डाल्टन ने एटम के बारे में बात कर ली थी। कुछ अल्फा पार्टिकल बड़े एंगल से डेविएट हुए और कोई 10,000 में से एक दो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री से डेविएट होके आ गए। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2 होता है, यानी कि हम लोग बोर्स मॉडल के अंदर एंट्री मार चुके हैं। लाइमन, बामन, पास्टन, ब्रैकेट और फंड, इन पांचों लाइन के लिए सारी कहानी लिखी गई है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटम्स। तो आइए देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप लोग कई बार देख चुके हैं, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। मेरा तो ये कहना है कि जल्दी से इसको रिवाइज करके निकलना है। अगर मैं 2x के ऊपर ऑलरेडी बोल रहा हूं तो आप लोग 3x के ऊपर लगा के इसको रिवाइज करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल की सीधे बात हो रही है, नहीं, रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छोटी छोटी सी बातें मैं आप लोगों को बोलता रहूंगा, आप लोग भी उसको समझते जाना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से पहले आपके पास में जे थॉमसन का जो मॉडल है वो आया था, और थॉमसन से भी पहले वैसे डाल्टन ने एटम के बारे में बात कर ली थी कि इंडिविजिबल है, अलग अलग तरह के एटम अलग अलग होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब बात डाल्टन ने कर ली थी। इसके बाद में जब जे थॉमसन आए तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बात की। प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज के गोले के अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन को जगह जगह पर लगा दो, जिससे मेन ओवरऑल जो है एटम वो जीरो हो जाए, उस पर न्यूट्रल हो जाए, मतलब चार्ज, है ना। तो तरबूज में बीज की तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो लगे हुए होते हैं। तरबूज जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज का गोला होता है, पर कोई न्यूक्लियस वगैरह की चर्चा नहीं करता था, और उसको भी नेगेटिव चार्ज बोलते थे। ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया उस समय नहीं था। धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई, जैसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की। इसके बाद में जैसे रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट यही वाला कर रहे थे, जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया, तो बहुत ही पतला था, जैसे आपकी मिठाई के ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई आती है चांदी की, उतना पतला वो जो लेयर थी, उस उतना पतला गोल्ड फॉइल लिया। उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराए, ठीक है। अल्फा पार्टिकल गिराए तो वो स्कैटर हुआ है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग उसका नाम था। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग अब यहाँ पर हो रही थी, इसके अंदर स्कैटरिंग में क्या पाया गया कि एक आधा कोई ऐसा आपका अल्फा पार्टिकल भी मौजूद था जो सीधे टकरा के लौट गया, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड या बहुत छोटे छोटे एंगल से डेविएट होते हुए पाए गए। कुछ अल्फा पार्टिकल बड़े एंगल से डेविएट हुए, और कोई 10,000 में से एक दो अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री से डेविएट होके आ गए। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का गोला जो है वो बीच में कहीं रखा हुआ है, और मैक्सिमम एटम जो है वो खाली है, और उससे टकरा के जो लौट के आया उसी के बारे में हम लोगों ने फिर चर्चा की, ठीक है भाई। तो वो जो लौट कर आया था उससे हमें रेडियस ऑफ द एटम के, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में पता लगा कि न्यूक्लियस का रेडियस जो है वो क्या होता है, जो अपन ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से निकाला, के आई प्लस यू आई इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल करके, और ये सारी चीजों को फिर कैलकुलेट किया कि वेलोसिटी वगैरह क्या होती है। अब इनके मॉडल की प्रॉब्लम क्या थी कि एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इन सबको नहीं समझा पा रहे थे, है ना। साथ ही अगर मान लो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के, तो इन दैट केस वो तो नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज अगर चारों तरफ घूमेगा तो वो तो एनर्जी भी एमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्योंकि आ चुकी थी मैक्सवेल की, और अगर एनर्जी एमिट करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज है, एनर्जी एमिट करेगा तो एनर्जी कम होते होते फाइनली वो एक स्पाइरल पाथ लेता हुआ क्या कर जाएगा, अंदर ही कोलैप्स कर जाएगा। तो वो जो अंदर कोलैप्स करने वाली बात थी, उसी बात के ऊपर बात आई, तो ये वाली बात पता लगी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखनी है। तो ये असल में ये लिखा हुआ है, देखो, के Q1 Q2/R, और कुछ नहीं लिखा, उसको बड़ा करके लिख दिया है ना। अल्फा पार्टिकल कितने स्कैटर होते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा, ठीक है भाई। कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जो mv²/r, यानी कि मेन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए काम आती है। एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh/2 होता है, यानी कि हम लोग बोर्स मॉडल के अंदर एंट्री मार चुके हैं। तो बोर ने क्या बोला था कि जो एनर्जी के ऑर्बिट्स भी होते हैं, जो रदरफोर्ड की बात को सही किया था वो ऐसे ही किया था कि जो जिन एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, दोज आर ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। और वो जो फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी को भी हम लोगों ने डिफाइन किया -13.6 Z²/n² से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और nh/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये भी बताया था। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 0.529 n²/z, ये वाले एक्सप्रेशन आपको पता हो, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन c/137 इंटू z/n, इस वैल्यू को भी सब लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। z/n प्रोपोर्शनलिटी तो एटलीस्ट याद रखो ही सही। एंगुलर वेलोसिटी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 2πr/v करके निकाल सकते हैं, जिसमें r और v आ जाएंगे।
तो इसमें आप लोग देखते हैं कि जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी आती है। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड में जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब की आई तो ओमेगा के अंदर किसकी आएगी, ये भी आप लोग निकाल सकते हो। अच्छा, ये एंगुलर वेलोसिटी की है ना, तो टाइम पीरियड में इसका उल्टा यानी एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर आ जाएगा, राइट। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर कर दो तो वी का स्क्वायर आप लोग समझ गए कौन सी प्रोपोर्शनलिटी आने वाली है। वी के हिसाब से तो जेड बाय एन होता था, तो जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो उसमें भी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी देखने को मिल रही है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी अभी बताया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर वाली प्रोपोर्शनलिटी और -13.6, जेड इक्वल्स टू 1 एन इक्वल्स टू 1 के लिए -13.6 ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। और ये हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट या एन इक्वल्स टू 2 3 4 भी बोल सकते हैं। कोई एन इक्वल्स टू 5 बोले तो कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, एन इक्वल्स टू 5 मतलब यहाँ पहुंच गए, तो ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है ना। एक्साइटेड स्टेट एक कम चलती है जो भी आपके ऑर्बिट है उससे, है ना। ये एनर्जी है 13.6 माइनस में, और इन्फिनिटी पर अगर पहुंचना है तो वो आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है, जानते हो ना, है ना। तो अगर हम लोग 0 तक पहुंचना चाहते हैं तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दो जो यहाँ पर मौजूद है, तो -3.4 को +3.4 दे दो तो ये सीधे ऊपर भागेगा खच। और ये जो यहाँ पर मौजूद था इसको +13.6 का इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन गिरा दो इसके ऊपर, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे, तो ये खच से इधर भाग जाएगा। तो यही वाली चीज देखनी होती है, इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं, ये बात भी आप लोग को पता है ना भाई। ठीक है, चलो, तो minimum energy required to remove an electron from the ground state of atom is called ionization energy and it is 13.6 प्लस में 13.6 z square, क्योंकि नेट एनर्जी 0 करनी होती है। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, सो 13.6 इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सिंपल। एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होता है उसमें हमने वेव नंबर यानी 1 बाय लैम्डा रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ निकाला, आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। इसकी यूनिट जो है वो मीटर इनवर्स होती है। इसमें आर यानी रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 होती है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम के फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो अलग अलग लाइंस होती हैं, लाइमन, बामन, पास्सन, ब्रैकेट और फंड, इन पांचों लाइन के लिए सारी कहानी लिखी गई है। फाइनल स्टेट लाइमन, बामर, पास्सन, ब्रैकेट, फंड सबके बारे में बताया गया है ना। तो लाइमन के अंदर इनिशियल स्टेट अगर 2 से 1 जा रहे हो, 3 से 1 जा रहे हो, 4 से 1 जा रहे हो, इन्फिनिटी से 1 जा रहे हो, वो सारे केसेस यहाँ पर लिए जाएंगे। फॉर्मूले के अंदर आप लोग n1 n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर लिखते थे या n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखते थे, सर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो अगर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर लिखते थे तो लाइमन सीरीज में हमेशा n1 की जगह 1 पुट होगा, बामर में 2, पास्सन में 3, ब्रैकेट में 4 और फंड में 5। और n2 जहां से भी ऊपर से आ रहे हो वो वाला वैल्यू यहाँ पर रख के आप लोग लैम्डा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ जो आती है वो 4/3r की आती है, 36/5r, 144/7r। ऑल्दो ये डेटा आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जो पता होना चाहिए इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रेडिएशन के रीजन में लाया करता है। अब एक बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था कि इन सारी सीरीज के अंदर कौन सा रेडिएशन है जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, तो वो रेडिएशन बामर सीरीज का होता है जो आपका विजिबल में आता है, ये बात ध्यान रखें। और इसके आगे के सारे इंफ्रारेड होता है, तो कोई तो होता है नियर इंफ्रारेड, कोई होता है मिडिल, कोई होता है फार इंफ्रारेड या फिर डीप इंफ्रारेड, ऐसा भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी है, आपको ये याद रखना है कि लाइमन का यूवी है और बामर का विजिबल है, बाकी सारे इंफ्रारेड। ठीक है, इतना सा तो याद रखना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। ठीक है ना भाई, तो ये यहाँ पर आपको एक सिस्टम बना के दिखाया हुआ है जिसमें, अच्छा है तो डबल स्टार सिस्टम बना दिया है। बोर्स मॉडल, फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, तो वो यही बता रहे हैं कि अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास में मास रखा है m जो न्यूक्लियस है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो अगर दोनों के मास को अच्छा खासा कंसिडर कर लिया जाए तो इन दैट केस ये दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता है। और ऐसे सिस्टम जो है वो डबल मास सिस्टम या बाइनरी स्टार सिस्टम्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, पर ये आप लोगों को ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करनी है। रिड्यूस मास के थ्रू इसको हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं, पर आपको बिल्कुल भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। सिस्टम की एनर्जी वगैरह लिखी है, इस पार्ट को भी आप लोग यहाँ से स्किप करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से जो ये एटम वाला पोर्शन है ये भी आपका पूरा होता है। तो अगली क्लास के अंदर मिलेंगे फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा एंड जय हिंद।